स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट हिंदी जीके देखेंगे। देखिए टॉपिक होगा आपके हिंदी से वर्णमाला का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ चेंजेस हुआ है वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इसमें अलग अलग छोटा छोटा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। आज का ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा और जो भी इम्पॉर्टेंट बात है उसे कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। आपके जितने भी आगामी एग्जाम हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ होता है दोस्तों बोलना, याद रखिएगा। और भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई दोस्तों वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से दोस्तों छोटी इकाई क्या है? पद है, जिसे शब्द बोलते हैं। और शब्द से छोटी इकाई अक्षर है और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है, जिसे वर्ण भी कहा जाता है। देखिए राम शब्द में 2 अक्षर हैं, जैसे रा और म, लेकिन वर्ण कितने हैं दोस्तों? 4 वर्ण है। क्या क्या मिलकर बना है राम? र, आ, म और अ। तो देखिए याद रखिएगा यहाँ से क्या का जो है इंपॉर्टेंट बनता है टॉपिक कि पूछा जा सकता है एग्जाम में आपका कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपका जवाब होगा दोस्तों ध्वनि या वर्ण। याद रखिएगा ध्वनि को ही वर्ण बोला जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। लेकिन भाषा की सबसे सार्थक इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक इकाई है दोस्तों वाक्य। ये प्रश्न बनता है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है, ये बनता है प्रश्न। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है, ये प्रश्न बनता है। और पदबंध से छोटी इकाई पद है या शब्द भी जिसे बोलते हैं। और यहाँ से जो प्रश्न बनता है जो ये है कि अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण, यहाँ से प्रश्न बनता है। इसे याद रखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये जो है आपके सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अगर हम हिंदी वर्णमाला की बात करें दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा इसमें वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसे हम वर्ण मतलब बोलते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन में कभी कभी आपको वर्ण दिखाई देगा, कभी कभी ध्वनि दिखाई देगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है या ध्वनि है, इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। देखिए वही है। और वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए याद रखिएगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की अगर संख्या पूछा जाए तो आपका जवाब होगा दोस्तों 11। याद रखिएगा हमेशा आपको वो 11 जो है स्वर की संख्या बताना है। यहाँ पर जो अंग और अह है इसे आपको हटा देना है, ये अयोगवाह है, इसलिए इसे केवल लेखन के आधार पर स्वर में काउंट किया जाता है, उच्चारण के आधार पर नहीं किया जाता। तो आपको कभी भी पूछा जाए उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। कौन कौन सा है देख लीजिए। अंग और अह को हटा दीजिए, बाकी अ, आ, ई, उ, बड़ी उ, री, ए, ओ और औ है। इसे याद रखिएगा। उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 11। या सिंपल भी पूछा जाए आपको कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको जवाब होगा 11 दोस्तों। याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है। अंग और अह अयोगवाह है। अगर लेखन के आधार पर आपको पूछा जाए लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों 13। अब 13 कैसे में होगा? आपको जोड़ देना है अंग और अह को, तो इस प्रकार से कुल हो जाएगा 13। लेकिन उच्चारण के आधार पर 11। और सिंपल पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है तो भी 11 बताना है। लेकिन पर्टिकुलर बोला जाए कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा 13। याद रखिएगा इसे और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या बदलाव हुआ है हिंदी वर्णमाला में। अब तक हमें पता था कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या थी 52, लेकिन 24 अगस्त 2024 को या 20 अगस्त 2024 को इसमें चेंजेस हुआ है और इसमें जो है वर्णों की संख्या जो है अब बदल गया है। जो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय है उसने पीडीएफ जारी किया और उसमें बताया गया कि अब वर्तमान में हिंदी वर्णमाला की कुल संख्या हो गया है 53। इसे याद रखिएगा। जो एग्ज़ाम में ये अब बहुत बार पूछा जाएगा, जिसमें अधिकतर जो है स्टूडेंट गलत करेंगे, तो इसे याद रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में जो है वर्णों की संख्या हो गया है 53। याद रखिएगा। इसमें जोड़ा गया है दोस्तों एक विशिष्ट व्यंजन।
जिसे बोलते हैं हम विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट जो है व्यंजन जोड़ा गया है। और ये किस प्रकार से लिखा जाता है, तो देखिए ऐसे इस प्रकार से आपको 8 बनाना है, ऐसे और इस प्रकार से। इसे हम ल या लिरी पढ़ा गया है और ये विशिष्ट व्यंजन है। तो कुल वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 53 हो गया है, याद रखिएगा वर्तमान में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न बन सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा जाए दोस्तों व्यंजन की संख्या कितनी है, अभी वर्तमान में व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा? 40। 40 जो है व्यंजन की संख्या हो गई है वर्तमान में। पहला कितना था? 39 था, अब 40 जो है हो गया है। अगर कुल व्यंजन की संख्या पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? 40 होना चाहिए, याद रखिएगा इसे। देखिए इसमें कुछ व्यंजन देख लेते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अगर हम इसमें जितने भी वर्ण हैं इसकी हम कुल संख्या देखें, ये द्विगुण व्यंजन को हटा दें तो 25 होता है। और ये 25 जितने व्यंजन हैं इसमें या वर्ण हैं, याद रखिएगा इसे बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, जिसकी संख्या है दोस्तों 25। ये पूछा जाता है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों 25, याद रखिएगा इसे। और अगर हम द्विगुण व्यंजन को जोड़ दें ड और ढ को, तो देखिए इसमें बढ़ जाएगा। अभी इसे याद रखिएगा बस इतना कि स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या क्या और इसमें ऐड होता है व्यंजन में, तो देखिए अंतःस्थ व्यंजन क्या क्या है, तो य, र, ल, व, ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, याद रखिएगा स्पर्श व्यंजन इतना है, ये है। और इन दोनों को छोड़कर, ये और इसको छोड़कर स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतःस्थ का य, र, ल, व, उष्म व्यंजन का स, स, ह और संयुक्त व्यंजन का छ, त्र, ज्ञ, स्र, जिसे इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए छ को अगर हम लिखना है तो क और स लिखेंगे, त, र लिखेंगे, ज, य और स, र। इसे हम बाद में भी देखेंगे, अगले वीडियो में अच्छे से प्रश्न जो देखेंगे उसमें हम समझ जाएंगे। तो इतना हो गया। तो देखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतःस्थान व्यंजन की संख्या 4, उष्म व्यंजन की संख्या 4। देखिए ये 4, ये 4, ये 25 हो गया और ये 4 हो गया। और द्विगुण व्यंजन की संख्या 2। टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 39 व्यंजन हो जाएगा। 39 व्यंजन हो जाएगा, लेकिन एक विशिष्ट व्यंजन जुड़ गया वर्तमान में, तो हो गया 40 व्यंजन। इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करते चलिएगा। इतना हो गया दोस्तों। अब आपको पूछा जाए देखिए अगर आपको पूछा जाए अब लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या कितनी है, लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर दोस्तों कितना? 53। लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा? 55 होगा। 55 होगा। कैसे में? देखिए 53 पहले से, अब उसमें 2 व्यंजन आपको जोड़ना होगा लेखन के आधार पर, आगत व्यंजन ज और फ, जिसके नीचे में देखिए इस प्रकार से बिंदु रहेगा। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन की संख्या वर्णों की संख्या 53, या सिंपल पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या तो 53, लेकिन लेखन के आधार पर पूछा जाए तो 55। क्या जुड़ जाएगा? 2 व्यंजन, आगत व्यंजन जुड़ जाएगा ज और फ। इसे याद रखिएगा। तो फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं इसे। ध्यान से देखिएगा इसे। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13, उच्चारण के आधार पर वर्णों की कुल संख्या 53, लेखन के आधार पर 55। इतना हो गया। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, अगर हमें ये पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों 44 ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। याद रखिएगा मूल वर्णों की संख्या हमेशा 44 रहेगा। अब 44 कैसे? तो 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन, इसे याद रखिएगा, ये कभी नहीं बदलेगा।
ये मूल वर्ण ही हमेशा कहलाते हैं। अब देखिए इसमें उच्चारण के लेखन के आधार पर अगर आपको व्यंजन की संख्या पूछा जाए, उच्चारण के आधार पर व्यंजन की संख्या पूछा जाए तो पहला कितना था दोस्तों, उच्चारण के आधार पर 40, लेकिन लेखन के आधार पर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, व्यंजन की संख्या 42 हो जाएगा। याद रखिएगा, आगत व्यंजन जुड़ गया है तो इसे भी याद रखिएगा, व्यंजन अलग वर्ण अलग, समझिए इसे, स्वर व्यंजन अलग अलग है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, आगत व्यंजन 2 है, ज फ। द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन जिसे कहते हैं उसकी संख्या है 2, ड और ढ। तो इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कमेंट में बताइएगा दोस्तों समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं आया होगा तो हम फिर से बताएंगे। उच्चारण और लेखन के आधार पर सभी जो है अलग अलग हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें देख लेते हैं। जैसे स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, तो देखिए मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर का वर्गीकरण है। तो पहला है इसमें हर्स्व स्वर। हर्स्व स्वर जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे बोलते हैं हर्स्व स्वर। अब हर्स्व स्वर क्या क्या है, तो देखिए अ, ई और ई उ जो है हर्स्व स्वर है। जैसे हम बोलते हैं अ, ई, उ, हमें लगता है बहुत कम समय। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हर्स्व स्वर से अधिक समय लगे या 2 मात्रा का समय लगे उसे हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, आ, मतलब इसमें मात्रा लग गया तो ये दीर्घ स्वर बन गया। देखिए एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पीडीएफ को। प्लुत स्वर क्या है दोस्तों, तो जैसे नाटक में कहीं पर बोला जाता है राम, थोड़ा लंबा खींचा जाता है शब्दों को, तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये अ है दोस्तों, ये अ इसी प्रकार से लिखा जाता है तो इसे बोलते हैं प्लुत स्वर। ये एग्जाम में पूछा जाता है। जीभ के प्रयोग के आधार पर देखिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए अग्र स्वर क्या है, तो आपका जवाब होगा जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। ई, बड़ी ई, ए और ए। मध्य स्वर क्या है, उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम आता है उसे बोलते हैं मध्य स्वर, केवल अ है। पश्च स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग, पीछे का भाग काम करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। आ, उ, ओ, औ, आ। याद रखिएगा इसे। चलिए अगला देखते हैं। मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मतलब मुख की स्थिति के आधार पर विवृत वर्ण क्या है, ओपन जो है वर्ण क्या है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे विवृत कहते हैं। जैसे आ अक्षर विवृत वर्ण है, याद रखिएगा। अर्धविवृत मतलब हाफ ओपन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उसे अर्धविवृत कहते हैं। अ, ऐ, औ, आ। याद रखिएगा इसे। अर्धसंवृत आधा बंद, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे अर्धसंवृत कहते हैं। ए और औ इसके उदाहरण हैं और ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। विवृत वर्ण है पूछ दिया जाएगा और ये ऑप्शन में रहेगा तो आपको इसे पहचानना पड़ेगा। संवृत पूरा बंद, क्लोज, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है। जैसे हम ई, उ बोलते हैं तो हमारा मुख द्वार बंद रहता है, नहीं खुलता है ऊपर की ओर, इसे बोलते हैं संवृत या क्लोज। तो देखिए ये है कुछ, इसे आप याद कर लीजिएगा। ये ऊपर में जो हमने देखा वही है। तो देखिए होठों की स्थिति के अनुसार पर इसे बोलते हैं अवृत्त मुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्त मुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उसे अवृत्त मुखी कहते हैं। जैसे हमारा होठ जो है अ, आ, ई, ए बोलने से जो है गोल नहीं होता है, इस प्रकार से गोल, तो ये अवृत्त मुखी कहलाता है। वृत्त मुखी जिस वर्णों के बोलने से हमारा मुख गोल हो जाता है उसे बोलते हैं वृत्त मुखी। उ, ओ, औ, आ, इसे वृत्त मुखी बोला जाता है दोस्तों। कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर भी है। एक को बोला जाता है निर्नुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उसे निर्नुनासिक कहा जाता है, जिसे मौखिक स्वर भी कहते हैं। ये है अ, आ और ई। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उसे अनुनासिक स्वर भी कहते हैं। अ, आ, ई आदि है। देखिए इसे आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये घोषत्व के आधार पर है जिसमें हम सघोष और अघोष पढ़ते हैं। चलिए कुछ हम तालिका देख लेते हैं और आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है
अघोष वर्ण और सघोष वर्ण, अल्प प्राण और महाप्राण। तो आपको अघोष जानना है। अघोष क्या है? अघोष क्या है? तो देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे कंठ में कंपन नहीं होता उसे बोलते हैं अघोष, और जिन वर्णमाला या वर्णों के उच्चारण में हमारा कंठ जो है कंपन करता है उसे बोलते हैं सघोष। समझ गए होंगे आप इसे। अब देखिए अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण मतलब जिन वर्णों के उच्चारण से हमारे मुख से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्राण का अर्थ वायु होता है। और जिन वर्णों के उच्चारण से हमारे मुख से ज़्यादा हवा निकलता है उसे हम बोलते हैं महाप्राण। इसे याद रखिएगा। अगली वीडियो जो हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे उसमें भी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन रखेंगे, तो उसमें आप देखिएगा और समझिएगा। तो देखिए अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कंठ ध्वनि क्या है या कंठ वर्ण कौन कौन से हैं। तो कंठ वर्ण कौन कौन से हैं जिसका उच्चारण हमारे कंठ से होता है? तो क, ख, ग, घ, ढ। अब इसमें यह भी पूछा जाएगा कि अघोष है कि सघोष है, अल्प प्राण है कि महाप्राण है। देखिए सारणी में साफ सब दिया गया है। आप इस सारणी को याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे क क्या है? अघोष है, अल्प प्राण है। च क्या है? अघोष है, अल्प प्राण है। ट क्या है? अघोष है, अल्प प्राण है। च का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। मुंह के भीतर के ऊपरी छत का पिछला भाग तालव्य कहलाता है। उसी प्रकार छ, ज, झ, य तालव्य से इसका उच्चारण होता है। मूर्धन्य देखिए, मूर्धन्य मतलब मुंह के भीतरी ऊपरी छत का अगला भाग, आगे का भाग। ट, ठ, ड, ढ, ण मूर्धन्य इसे कहते हैं। तो ये जितने भी हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। ये है अघोष, अल्प प्राण, अघोष, महाप्राण। आप इसको ये जो तालिका है इसे याद कर लीजिए और एग्जाम में जब पूछा जाए तो इस तालिका को दिमाग में लाइएगा। उसके बाद जो है आपका जो है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देख लीजिए इसे। तो आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों आपको कौन सा समझ में नहीं आया है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अभी वर्तमान में वर्णों की या वर्णमाला की संख्या कितनी है, उच्चारण के आधार पर, लेखन के आधार पर, स्पर्श व्यंजन की संख्या क्या है, आगत व्यंजन की संख्या क्या है, और मूल वर्ण कितने हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में, स्वरों की संख्या क्या है लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और बताइएगा आंसर इन सभी का। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।